हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस सब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास तो ऐसे चल रहा था, लेकिन लाइव क्लास में ये होता था कि ये सब क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने वीडियो कभी कभी रुक जाता था तो उतना साफ नहीं होता था, तो सोचा कि कुछ प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न जो है वो आपके रिकॉर्ड के माध्यम से बता दें, ठीक है ना। तो इसलिए जो बच्चे क्लास में नए होंगे वो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो जो होगा सो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग, ठीक है ना, आप एक तरह से समझिए तो क्रेश कोर्स के हिसाब से, ठीक है ना, क्रेश कोर्स के हिसाब से सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक किसका है? तो सामाजिक विज्ञान का, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रश्न कौन से साल में पूछा है, तो ये जो है ना आपके 2023, ठीक है ना, 2023 का प्रथम पाली है, ठीक है ना। 2023 का प्रथम पाली है। इस प्रश्न इससे पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 का प्रथम पाली। तो चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या दिया है, पहला नंबर प्रश्न दिया है, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न दिया है वैश्वीकरण के, ठीक है ना, वैश्वीकरण के घटकों को विस्तार से लिखे, ठीक है ना। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण के जो घटक होते हैं उन घटकों को हम लोगों को विस्तार से लिखना है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा सो समझिए, ठीक है ना। उत्तर हो जाएगा भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, ठीक है ना। हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण की नीति 1991 ईस्वी में, ठीक है ना, 1991 ईस्वी में अपनाई गई, ठीक है ना। भारत में देखा जाए तो भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में, ठीक है ना। वैश्वीकरण की आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो आपको याद रखना होगा कब, तो 1991 ईस्वी में नीति अपनाई गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम समझे कि उदारीकरण, ठीक है ना, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण के अर्थ को हम समझेंगे, ठीक है ना। उदारीकरण अर्थव्यवस्था के, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले प्रावधानों, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण, ठीक है ना, शिथिलीकरण करना इस नियंत्रणता, ठीक है ना, नियंत्रण की, ठीक है ना, इसे नियंत्रण की नीति भी कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले प्रावधान, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण करना, इसे क्या कहते हैं? इसे अनियंत्रण, ठीक है ना, अनियंत्रण की नीति भी कहा जाता है, इसे अनियंत्रण की नीति भी कहा जाता है, ठीक है ना। नीतिकरण, ठीक है ना, नीतिकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है ना, सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण, ठीक है ना, नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को, ठीक है ना, नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना है, ठीक है ना। नीतिकरण का तात्पर्य समझा जाए कि नीतिकरण का तात्पर्य क्या होता है वो समझिए। नीतिकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, नीतिकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप। नीतिकरण का तात्पर्य क्या है? तो नीतिकरण का तात्पर्य है, ठीक है ना, नीतिकरण का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जो है ना, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह, ठीक है ना, नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना है, ठीक है ना। जबकि अगर देखा जाए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखा जाए, ठीक है ना, इसका अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है सो आप समझिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया है वैश्वीकरण, तो ये पॉइंट जो है सो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसका पॉइंट है, ठीक है ना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए, ठीक है ना, वैश्वीकरण, ठीक है ना, वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद, ठीक है ना, इस प्रकार देखा जाए, ठीक है ना, इस प्रकार देखा जाए वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाने के बाद से, ठीक है ना, इस प्रकार वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाने के बाद से
भारतीय, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में विदेशी, ठीक है ना, भारत में वैश्वीकरण की नीति अपनाने से हम लोगों के अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। वैश्वीकरण की नीति से देखा जाए तो विदेशों से भी हम लोगों का आय बढ़ा है, ठीक है ना, आमदनी बढ़ा है, ठीक है ना। वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो विदेश से हम लोग भी कमा रहे हैं, ठीक है ना, वृद्धि बढ़ा है। इससे देखा जाए, ठीक है ना, इससे देखा जाए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी है, ठीक है ना। अगर वैश्वीकरण की नीति देखा जाए तो वैश्वीकरण की नीति से प्रति व्यक्ति की आय देखा जाए तो प्रति व्यक्तियों की आय बढ़ा है। इस प्रकार देखा जाए इसके बाद में, ठीक है ना, इसके बाद में देखा जाए इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार नए, ठीक है ना, इस प्रकार नए और विदेशी उद्योग के आने से लोगों को, ठीक है ना, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं प्राप्त होने लगी है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो वैश्वीकरण की नीति अपनाने से, ठीक है ना, वैश्वीकरण की नीति अपनाने से लोगों को देखा जाए तो नए और विदेशी उद्योग के लिए, ठीक है ना, अपने भारत में भी देखा जाए तो विदेशी जो भी कंपनी है उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, उन लोगों को भी सेवाओं का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। उद्योग आने से लोगों को, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं, कहने का मतलब कि जो विदेशी वस्तु जो हम लोगों को मिलता है सो वस्तुएं मिलने लगी है, और इंडिया के जो लोग हैं सो दूसरे देश में भी काम करने लगे हैं, और उस देश के भी लोग यहाँ पर काम करने लगे हैं। विदेशी कंपनी भी देखा जाए तो हमारे देश में है, और इंडिया की भी जो कंपनी है सो भी विदेश में है। तो वैश्वीकरण की नीति जो है इस प्रकार से क्या है, तो इस प्रकार से प्राप्त होने लगी है, वस्तुओं को प्राप्त होने लगी है। कई सेवाएं देखा जाए, ठीक है ना, कई सेवाओं में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत में देखा जाए तो कई सेवाओं में वृद्धि हुई है, कई सेवाओं भारत में देखा जाए तो बढ़ा है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो संचार एवं परिवहन सेवाओं में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ठीक है ना। संचार एवं परिवहन माध्यम में देखा जाए तो संचार एवं परिवहन माध्यम में भी, सेवाओं में भी इससे क्रांतिकारी देखा जाए तो क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन आता है, ठीक है ना। परिवहन संचार क्या होता है, जो हम लोग जाने आने का काम है, देश में एक देश से दूसरे देश में जो जाने आने का काम करते हैं उसमें भी बदलाव आया है। लेकिन, ठीक है ना, लेकिन देश के लघु, ठीक है ना, देश के लघु एवं कुटीर उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में देखा जाए जो छोटा सा उद्योग है, लघु उद्योग यानी छोटा कल कारखाना है या कुटीर उद्योग है, जिस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। वैश्वीकरण से देखा जाए तो वैश्वीकरण से इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर भी देखा जाए तो औसत रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की, ठीक है ना, विकास की गति वैश्वीकरण के कारण ही तेज हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो बढ़ रहा है इसमें वैश्वीकरण की नीति का ही अपना योगदान है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 दिया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 के दिया है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 2 दिया है राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताएं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय यानी देश की देखा जाए तो देश की राष्ट्रीय आय क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। इसकी गणना करें, ठीक है ना, गणना करें और गणना की जो प्रमुख विधि है, प्रमुख विधियों की चर्चा करें, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं, ठीक है ना। प्रो दिया है, ठीक है ना, प्रो दिया है, ठीक है ना, प्रो के अनुसार, ठीक है ना, प्रो मार्शल के अनुसार, ठीक है ना, प्रो मार्शल के अनुसार देखा जाए तो किसी देश का, ठीक है ना, किसी देश का श्रम एवं पूंजी, ठीक है ना, किसी देश का श्रम एवं पूंजी, ठीक है ना, श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर, ठीक है ना, प्रो मार्शल के अनुसार, ठीक है ना, प्रो मार्शल के अनुसार देखा जाए अर्थशास्त्री है, ठीक है ना, प्रो मार्शल जो है अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार देखा जाए तो किसी देश का, ठीक है ना, किसी देश का देखा जाए तो श्रम एवं पूंजी, ठीक है ना, किसी देश का श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक संसाधनों पर, ठीक है ना, किसी भी देश का देखा जाए तो मजदूर और पूंजी क्या चीज पर डिपेंड करती है, क्या चीज पर निर्भर करती है, तो देश का जो भी संसाधन होता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों का अर्थव्यवस्था देखा जाए तो हम लोगों का अर्थव्यवस्था या किसी भी देश का अर्थव्यवस्था क्या चीज पर निर्भर करता है, जो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन में जो भी हमारा कॉस्टली माने कीमती प्राकृतिक संसाधन है उस पर हमारा अर्थव्यवस्था निर्भर करता है, ठीक है ना। हमारे देश में जितना अर्थव्यवस्था
प्राकृतिक संसाधन जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, ठीक है ना। किसके अनुसार? तो मार्शल के अनुसार, ठीक है ना। जिससे, ठीक है ना, जिससे देखा जाए जिससे भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ सभी प्रकार की सेवाओं सम्मिलित है, ठीक है ना। मार्शल के अनुसार देखा जाए तो मार्शल के अनुसार श्रम एवं पूंजी, ठीक है ना, मार्शल के अनुसार श्रम एवं पूंजी किसी भी देश का प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों के, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों की क्रियाशील समूह जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन का जो भी क्रियाशील समूह होता है उसी पर यह हम लोगों का जो है सो निर्भर करता है। भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ सभी प्रकार के सेवाओं देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर है, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। यह देखा जाए यह देश की सेवा विशुद्धि वार्षिक आय, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन से ही देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन से ही विशुद्धि वार्षिक आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का लाभांश है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कहने का मतलब कि किसी देश में सोना निकल गया, लोहा निकल गया, ये सब देखा जाए, हीरा निकल गया, जितना मैंने देखा जाए प्राकृतिक संसाधन में बालू निकल गया, पत्थर निकल गया, जितना ही सब बेचा जाता है सब ये प्राकृतिक संसाधन में एक तरह से राष्ट्रीय आय है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधि को समझना होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि को समझना होगा। सबसे नंबर उत्पत्ति की गणना, कहने का मतलब कि किसी भी देश में देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन की किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ठीक है ना, उत्पत्ति की स्थिति। उसके बाद में आय की गणना करना और व्यय की गणना करना, कितना आमदनी हुआ और कितना खर्च हुआ, ठीक है ना, आय यानी आमदनी और कितना खर्च, तीनों विधि पर समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। अब हम लोग को समझना है, ठीक है ना, अब हम लोग को समझना है कि उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति की आय गणना पद्धति। उत्पत्ति की आय गणना पद्धति क्या होता है उस पर ध्यान से समझेंगे। उत्पत्ति की गणना पद्धति क्या होता है, ठीक है ना, उत्पत्ति या, ठीक है ना, उत्पत्ति या उत्पादन की गणना पद्धति के अंतर्गत, ठीक है ना, उत्पत्ति या उत्पादन की गणना पद्धति के अनुसार, ठीक है ना, देश की देखा जाए, ठीक है ना, देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, देश की अर्थव्यवस्थाओं को कृषि उद्योग व्यापार, ठीक है ना, कृषि उद्योग व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। उत्पादन की गणना के अनुसार, ठीक है ना, उत्पादन, ठीक है ना, उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति उत्पादन गणना के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, देश की अर्थव्यवस्था को कृषि व्यापार उद्योग तथा अन्य भी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना, तथा अन्य भी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जिसके पश्चात देखा जाए, जिसके पश्चात इन सभी, ठीक है ना, जिसके पश्चात इन सभी क्षेत्रों द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादन किए हुए सभी वस्तुओं पर, ठीक है ना, उत्पादन किए हुए, ठीक है ना, उत्पादन किए हुए सभी वस्तुओं पर और सेवाओं, ठीक है ना, और सेवाओं के बाजार मूल्यों तथा शुद्ध निर्यात को, ठीक है ना, तथा सेवाओं के, ठीक है ना, सेवाओं के बाजार के मूल्य तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर कुल उत्पादन, ठीक है ना, कुल उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है, ठीक है ना, तथा राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। आप सभी बच्चों ने समझ गए होंगे, ठीक है ना। समझिए उत्पत्ति की गणना कैसे होता है, ठीक है ना, उत्पत्ति की गणना कैसे होता है। तो उत्पत्ति की गणना देखा जाए तो देश की, ठीक है ना, देश की जितना भी, ठीक है ना, देश की जितना भी अर्थव्यवस्था है सभी अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, देश की जितना भी अर्थव्यवस्था है सभी अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है ना, विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है ना, उद्योग हो गया, उसके बाद में उद्योग हो गया और व्यापार हो गया, ठीक है ना, व्यापार हो गया, सभी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और उसके बाद में एक साल में कृषि के द्वारा, एक साल में उद्योग के द्वारा, एक साल में व्यापार के द्वारा तथा अन्य क्षेत्र में जितना भी, ठीक है ना, जितना भी आय होता है, ठीक है ना, जितना भी आय होता है सभी शुद्ध निर्यात को, ठीक है ना, जितना भी बाजार मूल्य का जितना भी आय होता है सभी आयों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, सभी आयों को जोड़कर और राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। एक साल के अंदर में जितना प्रोडक्ट जो होता है, जितना प्रोडक्ट का उत्पादन होता है उससे राष्ट्रीय आय का पता लगता है, ठीक है ना। एक साल में देखा जाए, ठीक है ना, 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन में देखा जाए तो 365 दिन में कृषि से कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना, कृषि से कितना उत्पादन हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो व्यापार से कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना, व्यापार से कितना उत्पादन हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो उद्योग से कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना, कितना उद्योग उत्पादन हुआ। उसके बाद में अन्य सेवा और भी देखा जाए तो अन्य सेवा से, ठीक है ना, अन्य चीज़ों से कितना उत्पादन हुआ सभी को जोड़कर, ठीक है ना, सभी एक साल को पूरा जोड़कर
ठीक है ना, उस सभी को जोड़कर कुल उत्पादन का, ठीक है ना, कुल उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का पता लगता है कि एक साल के अंतर्गत में क्या होता है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था तो बनता ही है, देखते ही होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर में है आय, आय की गणना करना, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो अप्रैल में नया अर्थव्यवस्था बनता है, ठीक है ना। अप्रैल में हर मेरा नया अर्थव्यवस्था, नया बजट लागू होता है, ठीक है ना। आप तो जानते ही होंगे कि नया बजट लागू होता है तो उसमें ही सब एक साल का पूरा पता लगता है, ठीक है ना। अब देखिए आय, आय तथा, ठीक है ना, आय गणना करना, आय गणना पद्धति क्या होता है उसको समझिए। इसके अनुसार देखा जाए तो इसके अनुसार, ठीक है ना, इसके अनुसार देश के सभी नागरिकों को, ठीक है ना, सभी नागरिकों और व्यावसायिक संस्थाओं की आय की गणना की जाती है, ठीक है ना। देखा जाए तो आय की गणना, ठीक है ना, आय की गणना पद्धति क्या होता है, तो इसके अनुसार देश के सभी नागरिकों, ठीक है ना, देश के सभी नागरिकों की आय की गणना की जाती है, ठीक है ना। सभी नागरिकों की व्यावसायिक संस्था, ठीक है ना, व्यावसायिक संस्था जो है, जो भी बिजनेस की संस्था होती है, सभी बिजनेस की संस्था को आय की गणना की जाती है, ठीक है ना, गणना की जाती है। तथा उनके सही आय के योगफल को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तथा उनकी जो भी साल भर की आय होती है, सभी आयों का जो योग होता है, उस योगफल को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब समझते हैं व्यय, ठीक है ना। व्यय गणना कैसे होता है, ठीक है ना, व्यय गणना कैसे होता है, तो व्यय गणना समझिए। इसके द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर, ठीक है ना, इस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए अंतिम व्यय को मापने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं पर कितना हम लोगों ने खर्च किया, उस खर्च को जानने का, मापने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना, उसको जानने का कोशिश किया जाता है, ठीक है ना, प्रयास किया जाता है। इसमें निजी, ठीक है ना, इसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निजीकरण, निजी घरेलू निवेश तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। शुद्ध को जोड़कर, ठीक है ना, इस प्रकार सभी को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे। जो भी बच्चे क्लास को समझ गए होंगे वो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी नया वीडियो अपडेट होगा वो आप तक जल्द मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 दिया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 3 दिया है सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। आपके घर में देखा जाए, कंपनी में देखा जाए, जगह जगह पर सोलर का जो प्लेट लगा रहता है उसका उत्पादन कैसे होता है, ठीक है ना। और सोलर सिस्टम जो है हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है उसको समझना है, ठीक है ना। अच्छे से समझ जाइएगा सभी बच्चे। देखिए सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा को, ठीक है ना, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से जो विद्युत, सूर्य के प्रकाश से जो करंट आती है उसको बनाने, उसके उपयोग को लेने के लिए, ठीक है ना, उसके उपयोग को लेने के लिए हम लोगों को सोलर प्लेट का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। सूर्य से जो किरण आएगी कहाँ पर आएगी, तो सोलर प्लेट के पर, ठीक है ना, सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग को समझना है कि सोलर प्लेट जो होता है, सोलर प्लेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। सोलर प्लेट में क्या क्या मिला रहता है उसको समझना है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्लेट में, ठीक है ना, इस प्लेट में सीजियम धातु, ठीक है ना, इस प्लेट में सीजियम धातु, ठीक है ना, इस प्लेट में सीजियम धातु के पतले पतले तार, ठीक है ना। सोलर प्लेट का निर्माण कैसे होता है, तो सोलर प्लेट के निर्माण में सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं, ठीक है ना, सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। जब इन तारों सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, जब इन तारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फोटो, ठीक है ना, फोटो वोल्टाइक, ठीक है ना, फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिक द्वारा, ठीक है ना, फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिक द्वारा, ठीक है ना, प्रौद्योगिक द्वारा धूप को, ठीक है ना, धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो धूप जो है ना, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना, परिवर्तित किया जाता है। इससे विद्युत, ठीक है ना, इससे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग, ठीक है ना, उपयोग की जाने वाली वस्तु से, ठीक है ना, उपयोग की जाने वाली वस्तु से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है सोलर प्लेट पर, और मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश सोलर प्लेट पर आ रहा है, और यहाँ से सोलर प्लेट जो है इसमें एक वायर जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर हमारा जो पंखा है वो पंखा नाचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोगों ने देख लिया है, इसका प्रयोग देखने में हम लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रयोग आप भी सोलर जो मार्केट से खरीद लाइएगा सोलर प्लेट, और इसमें तार जोड़कर जब पंखा उंखा चाहे कोई भी चीज़ कीजिएगा तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार बिना अधिक खर्च के ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो कम खर्च में हम लोग
सोलर सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है, ठीक है ना, जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता क्या है, ठीक है ना, जैव विविधता क्या है, ठीक है ना, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों उपयोगी है, सो समझिए, ठीक है ना। जैव विविधता देखा जाए तो जैव विविधता का संबंध किसी प्रदेश में पाए जाने वाले, ठीक है ना, पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है, ठीक है ना। जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी भी देश में, ठीक है ना, किसी भी देश में पाए जाने वाले जो अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग जीवों पर निर्भर करती है, ठीक है ना, अलग अलग जीव जंतु जो रहते हैं उन सभी वनस्पतियों पर निर्भर करती है, ठीक है ना, निर्भर करती है। भारत में देखा जाए तो भारत में, ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे कि भारत में देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार के जीव, कितने प्रकार के वनस्पति और कितने प्रकार के स्तनधारी तथा अन्य प्राणी हमारे भारत में रहते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, भारत में अगर देखा जाए तो 47, ठीक है ना, भारत में देखा जाए तो 47,000 उपजाति है, ठीक है ना, भारत में अगर देखा जाए तो 47,000 उपजाति है, ठीक है ना, उपजातियों की वनस्पति तथा उपजाति की वनस्पति है। अगर देखा जाए तो 89,000, ठीक है ना, 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना, 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं भारतीय, ठीक है ना, भारतीय प्राणी के, ठीक है ना, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत में देखा जाए तो भारत में, ठीक है ना, भारत में 2,546 किस्मों की मछलियां पाई जाती है, ठीक है ना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार देखा गया है कि भारत में 2,546 किस्मों की मछलियां पाई जाती है, ठीक है ना। 209 किस्मों का उभयचर पाया जाता है, ठीक है ना, 209 किस्मों का, ठीक है ना, 209 किस्मों का उभयचर पाया जाता है, ठीक है ना, उभयचर पाया जाता है। और 456 किस्मों की, ठीक है ना, 456 किस्मों की सरीसृप पाया जाता है, सरीसृप, ठीक है ना। तथा पक्षी देखा जाए तो 1,232, ठीक है ना, 1,232 किस्मों की पक्षी पाई जाती है, ठीक है ना, पक्षी पाई जाती है, ठीक है ना, पक्षी पाई जाती है। 330 किस्मों की, ठीक है ना, 330 किस्मों की स्तनधारी पाया जाता है, ठीक है ना, 330 किस्मों की स्तनधारी पाया जाता है। जब आप जीव विज्ञान पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्तनधारी क्या होता है, स्तनधारी जो जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है ना, स्तनधारी जो है सो हम लोग आते हैं, और ये सब जो है सो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जिसमें देखा जाए, ठीक है ना, इतना पाई जाती है जिसमें घड़ियाल भारत छोड़कर, ठीक है ना, भारत छोड़कर एशिया के किसी, ठीक है ना, एशिया के किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलता, ठीक है ना। घड़ियाल देखा जाए तो घड़ियाल केवल भारत में ही मैंने घड़ियाल देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत को छोड़कर कोई अन्य देशों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, भारत में ही पाया जाता है। एक देखेंगे होंगे एक सींग वाला गेंडा, ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है ना, एक शेर और बाघ, ठीक है ना, एक शेर और बाघ दोनों देखा जाए, ठीक है ना, दोनों देखा जाए तो एक भारत को छोड़कर भारत के अलावा कहीं नहीं मिलता है। एक सींग वाला गेंडा देखे होंगे जिसको एक सींग होता है वो गेंडा, ठीक है ना, और उसके बाद में शेर और बाघ दोनों को देखिएगा तो भारत के अलावा कोई भी जगह पर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो वन्य प्राणी, ठीक है ना, इस प्रकार देखा जाए तो वन्य प्राणी से, ठीक है ना, वन्य प्राणी से मानव प्रत्यक्ष, ठीक है ना, मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित है, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो वन्य प्राणी से मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से माने वन्य प्राणी से फायदा है, ठीक है ना, फायदा है, लाभान्वित है। कीटनाशकों, ठीक है ना, इस प्रकार कीटनाशकों के अधिक उपयोग से, ठीक है ना, अगर हम लोगों की जैसे खेती करते हैं तो खेती में हम कीटनाशक दवाएं देते हैं, उसके बाद में उद्योग है तो उद्योग में बहुत सारे केमिकल जो होते हैं सभी माने जीव जंतु सभी वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो बहुत प्रभावित होते हैं, वन्य भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसके उपयोग से कई अन्य कारणों से जीव जंतु, ठीक है ना, जीव जंतु विलुप्त होते जाते हैं, ठीक है ना, विलुप्त हो जाने का डर है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो पहले विलुप्त हो चुके हैं, क्यों, वातावरण के कारण, कीटनाशक दवाओं के कारण, प्रदूषण के कारण, कल कारखाने के प्रदूषण के कारण, ठीक है ना, कुछ तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में भी अगर इसकी सुविधा नहीं किया गया, इस सब की सुरक्षा नहीं किया गया तो जो जीव जंतु अभी भारत में है वो सब भी विलुप्त हो जाने का उनको भी डर है, ठीक है, उनको भी डर है। ये देखा जाए तो ये वन्य प्राणी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जितना प्रकार के जीव जंतु जो है वन्य प्राणी है, वनस्पति है, उसमें से वन्य प्राणी वनस्पति स्तनधारी जो भी खत्म होने लगेंगे तो हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण को संतुलन बनाने में मदद नहीं मिलेगा, है ना, मदद नहीं मिलेगा।
जबकि वनों से, ठीक है ना, जबकि वनों से मानव जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से फायदा है। पहले भी बता चुके हैं कि वन्य से देखा जाए तो वन्य से मनुष्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल फायदा है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही अपडेट क्वेश्चन या जो भी वीवीआई प्रश्न है सभी प्रश्न आपको मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हरित क्रांति, ठीक है ना। हरित क्रांति क्या है, ठीक है ना, हरित क्रांति क्या है उसको समझना है, ठीक है ना। भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। हरित क्रांति से, ठीक है ना, हरित क्रांति से देखा जाए तो भारतीय कृषि पर, भारतीय खेती पर क्या प्रभाव पड़ा उसको समझिए, ठीक है ना। देखिए हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति का अर्थ होता है अधिक उपज देने वाले, ठीक है ना। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो हरित क्रांति का अर्थ होता है अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक, ठीक है ना, बीज, रासायनिक खाद, समुचित सिंचाई। कहने का मतलब है कि खेती से रिलेटेड, ठीक है ना, खेती से संबंधित जो भी पदार्थ होता है सब इसमें आता है, ठीक है ना। खेती से रिलेटेड समुचित आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक औजार, वैज्ञानिक कृषि, ठीक है, वैज्ञानिक कृषि एवं कृषि अनुसंधान पर आधारित, ठीक है ना, कृषि अनुसंधान पर आधारित, ठीक है ना, नए प्रयोगों के, ठीक है ना, नए प्रयोगों के फलस्वरूप लहलहाती हुई हरी फसलों, ठीक है ना, हरी फसलों एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है ना। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति जो है वो खेती से संबंधित है, ठीक है ना। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति खेती से संबंधित है। इसके द्वारा, ठीक है ना, हरित क्रांति के द्वारा, इसके द्वारा खेती से संबंधित जो भी औजार होता है, जो भी रासायनिक पदार्थ होता है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी नए प्रकार का बीज होता है, माने हरित क्रांति का मतलब होता है अधिक से अधिक अनाज को पैदा करना, ठीक है ना। हरित क्रांति के माध्यम से अधिक अनाजों को पैदा करना है, ठीक है ना, पैदावार से है, ठीक है ना। इसके बाद में देखा जाए तो हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति के द्वारा लाए गए खाद्य उत्पादन, ठीक है ना, हरित क्रांति के द्वारा लाए गए खाद्य उत्पादन तीव्रता में उल्लेखनीय, ठीक है ना, तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, हरित क्रांति के द्वारा लाए गए खाद्य उत्पादन, ठीक है ना, तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि के फल स्वरूप, ठीक है ना, भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की है, ठीक है ना। उस समय देखा जाए तो हरित क्रांति के बाद, ठीक है ना, हरित क्रांति के बाद भारत जो है वो उत्पादन के मामले में, खेती अनाज के फसल के उत्पादन के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता हासिल की है, ठीक है ना। कब की बात है, तो इस प्रकार देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन 1968 में, ठीक है ना, 1968 में जब हरित क्रांति जब बीत गया उस समय 1968 में 1 लाख, ठीक है ना, 1,70,000, ठीक है ना, 1,70,000, 170, ठीक है ना, 170 लाख टन पर, 170 लाख टन पर पहुंच गया, ठीक है ना। गेहूं का उत्पादन देखा जाए तो 1968 में ये 170 लाख टन पर पहुंच गया, ठीक है ना, जो उस समय का, ठीक है ना, जो उस समय का देखा जाए तो रिकॉर्ड था। बाद के वर्षों में, ठीक है ना, बाद के वर्षों में लगातार बढ़ता गया, ठीक है ना। आज भी देखा जाए तो हरित क्रांति के बदौलत ही देखा जाए तो भारत में अनाजों की पूर्ण रूप से पूर्ति है, ठीक है ना। चलिए तो क्या है, ठीक है ना, इसके बाद अगर समझा जाए तो हरित क्रांति, ठीक है ना, इसके बाद हरित क्रांति के बाद, ठीक है ना, नए कृषि, ठीक है ना, हरित क्रांति के बाद नए कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का उपयोग किया गया, ठीक है ना। जब हरित क्रांति बीत गया तो नए टेक्नोलॉजी अपनाया गया, नए टेक्नोलॉजी के द्वारा नए किस्म का ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, खेती से संबंधित जितना भी उपकरण था सभी उपकरण को नए तरीकों से बनाने का काम शुरू किया गया, ठीक है ना, शुरू किया गया। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार प्रौद्योगिक ने, ठीक है ना, इस प्रकार प्रौद्योगिक ने जितना कंपनी था प्रौद्योगिक ने कृषि, ठीक है ना, कृषि स्तरों को बढ़ाया, ठीक है ना, कृषि स्तरों को बढ़ाया और प्रयास और समय के साथ, ठीक है ना, प्रयास और समय के साथ अधिक उत्पादन करना संभव बना दिया, ठीक है ना, संभव बना दिया। खेती के लिए देखा जाए, ठीक है ना, खेती के लिए उपयोग की जाने वाली, ठीक है ना, खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों के, ठीक है ना, मशीनों के अलावा, ठीक है ना, मशीनों के अलावा कृषि के, ठीक है ना, कृषि के आधुनिकीकरण, ठीक है ना, कृषि के आधुनिकीकरण परिणाम स्वरूप हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड देखा जाए तो नए किस्म का जो बीज होता है नए टेक्नोलॉजी के अनुसार तो हाइब्रिड, ठीक है ना, हाइब्रिड बीज जो अधिक उत्पादन करता है, ठीक है ना, अधिक उत्पादन करता है। हाइब्रिड बीज कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ठीक है ना, खरपतवार नाशक रासायनिक उर्वरक की मांग में, ठीक है ना, इस प्रकार कीटनाशक,
खरपतवार नाशी, ठीक है ना, खरपतवार नाशी रासायनिक उर्वरक की मांग में, ठीक है ना, मांग में वृद्धि हुई। कहने का मतलब कि सभी लोग एक तरह से कृषि की ओर आगे बढ़े, सभी लोगों ने खेती करना शुरू किया। इस प्रकार से नए नए किस्म की बीज, नए नए किस्म की उपकरण, सभी चीज़ों की मांग में वृद्धि हुई, ठीक है ना, मांग में वृद्धि हुई, ठीक है ना, वृद्धि हुई, जिसके कारण, जिसके अनुसार नए औद्योगिक, ठीक है ना, जिसके कारण नया नया कंपनी खुला, नए नए कंपनी के कारण नए नए कंपनी ने नए नया प्रोडक्ट बनाया, नए नए प्रोडक्ट बनाए, ठीक है ना, नए नए प्रोडक्ट का विकास हुआ, ठीक है ना। हरित क्रांति ने, ठीक है ना, हरित क्रांति एक ऐसा बुनियादी है, ठीक है ना, हरित क्रांति एक ऐसा बुनियादी है जो कृषि के लिए, ठीक है ना, जो कृषि के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, ठीक है ना। हरित क्रांति एक ऐसा बुनियादी है जो कृषि को और भी बेहतर और भी अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया और आगे बढ़ाया, ठीक है ना, जिसमें परिवहन सुविधाओं के लिए राजमार्ग, नलकूप, ठीक है ना, नलकूप के माध्यम से, कहने का मतलब कि खेती का जो भी सामान आएगा उसके लिए राजमार्ग चाहिए ना, खेती से जो अनाज होगा उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके भंडार चाहिए कि ना, सभी चीज चाहिए कि ना, नलकूप यानी पानी की सुविधा चाहिए कि ना, तब ना खेती होगा, ठीक है ना। तो नलकूप के माध्यम से, ठीक है ना, सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति का भंडार, ठीक है ना, सुविधाओं और अनाज भंडार करने के लिए सुविधा किया जाता है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है सो इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक जल्द मिल जाए। चलिए, जय हिंद।